वर्ग नवम, विषय हिंदी। और आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास पढ़ेंगे। पाठ्यपुस्तक क्षितिज से अर्धवार्षिक परीक्षा तक का पाठ्यक्रम पूरा किया जा चुका है और व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है इसके बाद हम लोग संवाद देख लेंगे, पत्र लेखन देख लेंगे और निबंध पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। फिर पाठ्यपुस्तक को हम लोग देखेंगे। तो आज हमारी यात्रा समास के साथ होगी, लेकिन आपको हम पहले एक छोटी सी कथा कहना चाहते हैं। आपने राजा भोज का नाम सुना होगा। बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे अपने ज़माने के, जैसे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की तरह तो नहीं, लेकिन उनसे मिलता जुलता, थोड़ा कम कह सकते हैं। बड़े प्रतापी, बड़े अच्छे। उनके राज्य में सब तरफ प्रसन्नता थी, खुशहाली थी। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक रत्न थे। राजकवि थे, मंत्री थे, सेनापति थे, विभिन्न कलाओं के विषयों के विद्वान थे। तो ऐसे प्रतापी राजा के दरबार में एक बार एक विद्वान कवि की इच्छा हुई कि हम राजा भोज के दरबार में जाएं, उनसे मिलें और अगर हमारी प्रतिभा से महाराज प्रसन्न हो जाएं तो हमें राजकवि के पद पर विभूषित कर दें। लेकिन जिस समय वह विद्वान कवि राजा भोज के दरबार में गया तो समय का अभाव था। राजा भोज से उसने निवेदन किया, कहा कि ठीक है, आप हमारे जो राजकवि हैं आप उनको संक्षेप में अपनी कविता सुना दें। आप कवि हैं तो ठीक है, हमारे जो राजकवि हैं उनको आप संक्षेप में, है ना, आप अपनी बात कह दें, सुना दें, कविता ही सुना दें। तो उस ज़माने में बहुत सारे लोग संस्कृत में बात करते थे और वह विद्वान कवि भी संस्कृत का अद्भुत जानकार था, कुशल जानकार था। जब राजा भोज के राजकवि ने कहा, कवि समासेन वद, तो इस प्रश्न को सुनते ही, समासेन मतलब संक्षेप में कहो, कम शब्दों में कहो, है ना, समासेन वद। तो वह जो विद्वान कवि था नया नया, उसने राजकवि को सुनाया, महाराज को संबोधित करते हुए मुखातिब होकर, द्वंद्वो द्विगरपि चाहम मदगेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारे ये नाहम श्याम बहुव्रीहि। फिर से सुनिए इस श्लोक को, जो विद्वान कवि ने राजकवि को सुनाया। क्या सुनाया? द्वंद्वो द्विगरपि चाहम मदगेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारे ये नाहमश्याम बहुप्रीहि। इसका अर्थ हुआ, हे महाराज, मैं द्वंद्व हूँ। द्वंद्व मतलब जोड़ा, अर्थात पति पत्नी। मैं जोड़ा हूँ, द्वंद्व हूँ।
अर्थात मेरे परिवार में मात्र मैं और मेरी पत्नी है। मेरे यहाँ द्विगु हैं। द्विगु का अर्थ हुआ 2 गायें हैं। और फिर आगे बतलाया मेरे घर में धन की कमी है, अतः हे तत्पुरुष, है ना, हे महामान्य, आप कर्मधारय बने, अर्थात मेरे दुर्भाग्य को दूर करें, जिससे मैं बहुव्रीहि बन जाऊं। बहुव्रीहि का हुआ बहुत धन धान्य वाला हो जाऊं। तो राजकवि तो प्रसन्न हुए ही, राजा भोज भी बहुत प्रसन्न हुए और उसको अपने दरबार में उन्होंने नियुक्त कर लिया, रख लिया। तो यह समास की कथा कही जाती है, सुनी जाती है अध्यापन के क्रम में। तो आज हम लोग देखेंगे समास को। अब देखिए समास कहते किसको है, समास का अर्थ क्या है, इन बातों पर हम लोग विचार करेंगे। तो समास का अर्थ है संक्षेप। अब समास की परिभाषा, कई प्रकार से इसकी परिभाषा दी जाती है। जैसे 2 पदों का मिलना समास कहलाता है। छोटी सी परिभाषा भी आपको याद रखने में सुविधा होगी। अगर आप चाहते हो कि इससे ज़रा बड़ा करके हम लिखें, बड़ी परिभाषा लिखें, तो आप कहेंगे जब 2 पद विभक्ति चिन्हों को छोड़कर या योजक शब्दों को छोड़कर मिलकर एक हो जाते हैं, तब उसे समास कहते हैं। उदाहरण के लिए राजा का मंत्री, राजमंत्री, इसमें पहला पद है राजा, दूसरा पद है मंत्री, दोनों के बीच में कारक की विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति। तो जब दोनों पद को मिलाया जाता है तो पहला जो पद है राजा, उसका आकार लुप्त हो जाएगा। बीच में जो विभक्ति चिन्ह है, संबंध कारक का जो चिन्ह है का, उसका लोप हो जाएगा और तब दोनों पद मिलकर के एक नया पद बना लेते हैं और वह नया पद बनता है राजमंत्री। तो पहले एक पद राजा, दूसरा पद मंत्री, बीच में कारक की विभक्ति का, अगर विभक्ति चिन्ह को छोड़ दे तो भी 2 पद, नहीं उसको मिला ले तो 3। लेकिन जब पदों के मिलने से एक पद बना तो शब्द आया राजमंत्री। इसमें एक ही पद है, एक ही शब्द है। तो आपने लिखा ये संक्षिप्त हो गया, संक्षेप हो गया। तो इसमें संक्षेपीकरण किया जाता है, इसलिए कहते हैं 2 पदों का मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है, या 2 पदों का मिलना समास कहलाता है। या जब 2 पद विभक्ति चिन्हों को छोड़कर या योजक शब्दों को छोड़कर मिलकर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे अगला उदाहरण, राजा की कुमारी, राजकुमारी। अब देखिए यह जो शब्द बना, समस्त पद, सामासिक शब्द राजमंत्री या राजकुमारी, यह कैसे बना? यह बना सामासिक प्रक्रिया से। समास बनाने की जो विधि है, प्रक्रिया है, तौर तरीका है, उसके द्वारा बना। तो अगर आपसे कोई पूछ दे सामासिक शब्द किसे कहते हैं या समस्त पद किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा सामासिक प्रक्रिया से बने हुए शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। उदाहरण में आप दे दिए राजमंत्री, राजगुरु, राजकुमार,
राजसभा, इस प्रकार के उदाहरण आप दे दें, कोई एक कोई दो। अब देखिए, जैसे आपने देखा राजमंत्री, या इसका विग्रह जब किया गया, सामासिक शब्द का जब विस्तार से हम लिखते हैं, सामासिक शब्द को या समस्त पद को जब विस्तार से लिखते हैं, है ना, बीच में विभक्ति आ जाती है या योजक शब्द आ जाता है, तो वो कहलाता है विग्रह। राजा का मंत्री, इसमें राजा हो गया पहला पद या पूर्व पद या पहला खंड, और का जो है वह संबंध कारक की विभक्ति है, चिन्ह है, और दूसरा पद या उत्तर पद या अंतिम खंड वह है मंत्री। तो दोनों पद मिल गए, दोनों खंड मिल गए, दोनों भाग मिल गए, कारक चिन्ह का लोप हो गया, और तब एक शब्द बना राजमंत्री। तो यह कहलाएगा समस्त पद या सामासिक शब्द। और यह बना कैसे? सामासिक प्रक्रिया से। तो आप कहेंगे सामासिक प्रक्रिया से बने हुए शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। तो समस्त पद में जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और बाद वाला जो पद होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। आप पहला भाग, दूसरा भाग, पहला खंड, दूसरा खंड, पूर्व पद, उत्तर पद, आप ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखिए समास के भेद। समास का भेद जो है, अब अगर आप तत्पुरुष से शुरू करेंगे तो तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव। एक और है नए समास। एक और आप ले सकते हैं मध्यपद लोपी समास। अब देखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का जो पहला है वो है अव्यय, उसी से बना है अव्ययी भाव। अ का अर्थ होता है नहीं, व्यय का अर्थ होता है खर्च, अर्थात जिसका रूप ज्यों का त्यों है। जो लिंग वचन पुरुष कारक आदि से अछूता रहे, उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, अर्थात अविकारी शब्द, अविकारी पद। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथाशक्ति अर्थात शक्ति भर, प्रतिदिन अर्थात हर दिन, रातों रात अर्थात रात ही रात, दिनों दिन अर्थात दिन ही दिन, है ना, आप में जोड़ सकते हैं दिन ही दिन में, रातों रात रात ही रात में, आजीवन जीवन भर। तो आजीवन में आ जो है वह क्या है? अव्यय है। प्रतिदिन में प्रति क्या है? अव्यय है। यथाशक्ति में यथा क्या है? अव्यय है। तो पहचानने के लिए जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, है ना। जैसे यथाशीघ्र, शीघ्र मतलब जल्दी, जितना शीघ्र हो। यथाक्रम अर्थात क्रम के अनुसार, यथाविधि अर्थात विधि के अनुसार। तो इस प्रकार से आप इसका विग्रह करेंगे और उसको पहचानेंगे। अब देखिए अव्ययी भाव के बाद हम देखेंगे दूसरा समास, तत्पुरुष। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं इस पर ध्यान दीजिए। जिस समास का अंतिम खंड प्रधान हो या अंतिम पद प्रधान हो या अंतिम भाग प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसको पहचानने के लिए आप एक समस्त पद लीजिए राजकुमारी और इसका विग्रह कीजिए। राजा की कुमारी राजकुमारी,
कैसे जानेंगे इसमें प्रधान कौन है? मैंने कहा उत्तर पद प्रधान हो, बाद का पद प्रधान हो। कैसे आप इसको समझेंगे? देखिए, पहले आप ऐसा सोचिए कि अगर राजकुमारी में पहला पद प्रधान होता, अर्थात राजा प्रधान होता, तो प्रधान कहने का मतलब क्या? जिसके अनुसार से, है ना, अन्य पद चले, है ना, तो उसके मुताबिक ही लिंग वचन पुरुष हो। अब मान लीजिए आप एक वाक्य बनाइए, मान लीजिए आप कहते हैं राजकुमारी में राजा प्रधान है, तो वाक्य क्या बनता? राजकुमारी आता है, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि ऐसा वाक्य कोई बोलते हैं, लिखते हैं? नहीं, वाक्य बनता है राजकुमारी आती है। तो राजा शब्द पुल्लिंग है, और अगर वह प्रधान होता तो उसके मुताबिक वाक्य बन जाता राजकुमारी आता है। लेकिन ऐसा हम बनाते नहीं, ऐसा हम पढ़ते नहीं, ऐसा हम लिखते नहीं, ऐसा हम कहते नहीं, ऐसा हम बोलते नहीं। हम क्या वाक्य बनाते हैं? राजकुमारी आती है। कुमारी मतलब बेटी, राजा की बेटी, राजा की पुत्री, राजा की कुमारी, राजकुमारी आती है। तो क्रिया किस रूप में है? स्त्रीलिंग में है, एक वचन में है। राजकुमारी भी एक वचन में है, स्त्रीलिंग है। तो यह आपने कैसे समझा, कैसे जाना कि इसका अंतिम खंड प्रधान है, अंतिम पद प्रधान है? कुमारी के हिसाब से वाक्य बना, बेटी के हिसाब से वाक्य बना। इसीलिए आप कहेंगे जिस समास का उत्तर पद, अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए, आप जैसे कारक पढ़ते हैं, है ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो कर्ता को छोड़ दीजिए, है ना, और संबोधन को छोड़ दीजिए। अब देखिए, कर्म से एक उदाहरण लीजिए आप, माखन को चुराने वाला। किसको चुराने वाला? माखन को। ये को यहाँ पर में किसकी विभक्ति है? कर्म कारक की, है ना। जैसे कहेंगे कृष्ण मक्खन चुराते थे। किसको चुराते थे? मक्खन। तो जिस पर काम का फल पड़े, क्रिया का फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। और उसका सामान्य चिन्ह है शून्य और को। तो राजा ये माखन को चुराने वाला क्या कहलाएगा? माखन चोर। तो यह हो गया कर्म तत्पुरुष का उदाहरण। अब देखिए, करण कारक, जिसके द्वारा काम किया जाए। हस्त से लिखित, हस्त मतलब हाथ, हस्त से लिखा हुआ, है ना, या हाथ से लिखा हुआ। तो सामासिक शब्द आप देखेंगे हस्त लिखित, हस्त मतलब हाथ। तो जिसके द्वारा काम किया जाए, हाथ के द्वारा काम किया गया लिखने का, इसलिए यहाँ पर हो गया करण तत्पुरुष। अब आइए, जिसके लिए काम किया जाए वो है संप्रदान कारक। एक उदाहरण लीजिए, रसोई के लिए, घर के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह हुआ। तो यह जो सामासिक शब्द बना, समस्त पद बना, रसोई घर, यह क्या है? चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। ये अब इसके बाद आ जाइए अगला, अपादान, जिससे अलग होने का बोध हो। और भी है इसकी परिभाषा, जिससे काम शुरू होने का बोध हो, तुलना का बोध हो, डरने का बोध हो, शिक्षा प्राप्त करने का बोध हो। लेकिन अभी हम ले रहे हैं जिससे अलग होने का बोध हो। गुण से हीन, गुणहीन। तो हीन, कमी, किससे? गुण से, अर्थात अलग होने का बोध हुआ। यहाँ अपादान तत्पुरुष अर्थात पंचमी तत्पुरुष है। अब आइए, जिससे अधिकार या संबंध का बोध हो उसको कहते हैं संबंध कारक। उदाहरण लीजिए, राजा की सभा। किसकी सभा? राजा की। तो यहाँ संबंध कारक का चिन्ह है कि, तो समस्त पद बना राजसभा। तो यह जो उदाहरण हुआ यह हो गया संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष। इसके बाद आइए अधिकरण कारक, जहाँ पर काम किया जाए, है ना। तो गृह में प्रवेश, गृह कहते हैं घर को, में कहाँ प्रवेश? घर में। तो यह हो गया अधिकरण तत्पुरुष
या सप्तमी तत्पुरुष। तो इस प्रकार से तत्पुरुष के ये अलग अलग रूप हम लोग देख लेते हैं। अगर आप कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष ये नहीं भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन लिख देंगे तो देखने वाले समझेंगे कि विद्यार्थी कुशाग्र बुद्धि का, तेज है, समझदार है, पढ़ने में कुशल है ना, तो आपकी वहाँ बड़ाई की बात होगी। अब देखिए अगला भेद देखेंगे हम, कर्मधारय। अब कर्मधारय समास किसको कहते हैं, इसको आप ऐसे समझिए, जिस समास में विशेषण विशेष्य हो। अब विशेषण विशेष्य हो ये आप कैसे समझेंगे, विशेषण जो विशेषता बतलावे, है ना, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष, जैसे उदाहरण जी लाल घोड़ा, लाल हो गया विशेषण, घोड़ा हो गया विशेष संज्ञा, है ना। तो कर्मधारय जिस समास में विशेषण विशेष्य हो या उपमान उपमेय हो, उपमान क्या उपमेय क्या, जिसकी तुलना की जाए उसको कहते हैं उपमेय, जिससे तुलना की जाए उसको कहते हैं उपमान। तो उदाहरण लीजिए कमल नयन, है ना, अर्थात कमल जैसे नयन, कमल के समान नयन, तो नयन की तुलना की गई है कमल से। तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय और जिससे तुलना की जाए उसको उपमान, कमल हो गया उपमान और नयन है उपमेय। तो जिस समास में उपमान उपमेय हो, है ना, अथवा विशेषण विशेष, पीत अंबर, पीतांबर, पीत क्या है विशेषण पीला, अंबर क्या है वस्त्र, पीला अंबर, पीत अंबर, पीत वस्त्र। तो पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष। कोई आदमी इसको ऐसे भी लिख सकता है, पीत है जो अंबर अर्थात पीतांबर। तो जिस समास में विशेषण विशेष्य हो या उपमान उपमेय हो उसे कहते हैं कर्मधारय। अब देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व जिस समास के दोनों खंड प्रधान हो। अब जिस समास के दोनों खंड अर्थात पूर्व पद भी उत्तर पद भी, पहला खंड भी दूसरा खंड भी, पहला भाग भी दूसरा भाग भी, जैसे रात दिन, रात और दिन दोनों की प्रधानता है। माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, तो दोनों खंड प्रधान है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, या पाप या पुण्य दोनों प्रकार से विग्रह कर सकते हैं। तो जिस समास के दोनों खंड प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। अब देखिए द्विगु, द्विगु जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, जैसे आप लीजिए चौराहा, चार राहों का समाहार। तो चार राहों का, इसमें चार क्या हो गया, चार है संख्या और ये पहला पद है, पहला पद संख्यावाची हो। त्रिफला, तीन फलों का समाहार, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, तो इसको आप कहेंगे द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहेंगे द्विगु समास। अब देखिए बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि शब्द को ले लें, बहु का अर्थ हो गया बहुत, व्रीहि का अर्थ हुआ धान, बहुत धान, लेकिन इस अर्थ से हमें यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। तो जिस समास का न तो पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि बाहर से तीसरा पद प्रधान हो जाए, तीसरा भाव है ना, कोई अलग से भाव प्रधान हो जाए, या ये दोनों मिलकर के एक खास पद की ओर संकेत करते हों, तो उसको कहेंगे बहुव्रीहि समास, है ना। न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, बाहर से तीसरा पद आकर के प्रधान हो जाता है। उदाहरण के लिए वीणा पाणी, वीणा है जिसके पानी में, पानी मतलब हाथ, अगर हम ले लें अपने हाथ में वीणा तो हम वीणा पानी नहीं कहलाएंगे, आप अपने हाथ में वीणा ले लें तो आप वीणा पानी नहीं कहलाएंगे। इसके लिए एक बाहर से एक पद आ जाता है, बाहर से एक भाव आ जाता है, बाहर से एक नया अर्थ आ जाता है, और वह अर्थ क्या है सरस्वती, तो यह बाहर से आ गया। इसी प्रकार से
आप कहेंगे चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिनके शिखर पर, अर्थात महादेव। तो न चंद्रमा प्रधान न है ना शिखर प्रधान, बाहर से एक तीसरा पद प्रधान हो गया महादेव। आप इसी प्रकार से और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। अब पीताम्बर शब्द को लीजिए, विग्रह पर में समास का भेद बदल जाता है। जब आप कहेंगे पीताम्बर पीताम्बर तो विशेषण विशेष तब हो गया कर्मधार है। जब आप कहेंगे पीत अंबर है जिनका, अर्थात कृष्ण, अर्थात विष्णु, अर्थात हरि, तो न पीत प्रधान न अंबर प्रधान, बाहर से आकर के एक नया पद प्रधान हो जाता है। तो तब आप क्या कहते हैं इसको? तब कहते हैं आप बहुब्रीहि समास। न पहला खंड प्रधान न दूसरा खंड, न पहला पद न अंतिम पद, न पहला पद न उत्तर पद, आप जो कहिए, है ना। बाहर से तीसरा पद प्रधान हो जाता है, या बाहर से एक नया भाव आ जाता है, बाहर से एक नया अर्थ आ जाता है, वह प्रधान हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम बहुब्रीहि समास। समझ गए? अब इसके बाद आप देखेंगे क्या, कौन समास? आप देखेंगे नए समास। तो नए समास का क्या अर्थ हुआ? जिस समास का पहला पद नकारात्मक हो। कैसे आप इसको समझेंगे? जैसे आपके अनाथ, अनाथ, अ मतलब नहीं, नाथ मतलब मालिक, स्वामी, है ना, सहारा। तो ये कहलाया कौन समास? नए समास। इस पर अनंत, अन अंत अनंत, अन का अर्थ हुआ नहीं, लेकिन विग्रह पर अब कोई कहेगा नहीं है अंत जिनका, अर्थात भगवान, भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, तब क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। सीधे अन और न हलंत, अन अंत, तब यह हो जाएगा नहीं अंत, जिसका अंत नहीं हो, तो तब वो कहलाएगा नए समास। कभी कभी आप देखेंगे जो कि मध्यपद लोपी समास, कभी कभी लोग पूजा करते रहते हैं तो पुरोहित जी पढ़ाते हैं, है ना, कलशाधिष्ठित गणेश या कलश गणेश। तो कलश गणेश क्या हुआ है? इसका पूरा होता है कलश अधिष्ठित गणेश। कलश में लोग गणेश की, है ना, मान्यता करते हैं, आवाहन करते हैं। तो कलश अधिष्ठित गणेश, तो अधिष्ठित का लोप हो गया, कलश गणेश। तो मध्य पद, पहला पद, मध्य पद, अंतिम पद, तो यहाँ जो है मध्य पद उसका लोप हो गया, तो ये हो गया मध्य पद लोपी समास। समझ गए? और ऐसा भी समास होता है जिसमें विभक्ति का लोप होता ही नहीं, जैसे आप कहते ख अक्षर का अर्थ होता है आकाश, और सप्तमी विभक्ति जब आप संस्कृत में शब्द रूप पढ़ते होंगे तो गृहे, मैं घर जाता हूँ, नहीं, अहम गृहे गच्छामि, तो गृहे उसी प्रकार से आकाश, ख, तब हो जाएगा खे, अर्थात आकाश में, चर चलने वाला, उड़ने वाला, गमन करने वाला, खेचर। तो यहाँ तो संस्कृत का जो शब्द रूप है उसके अनुसार से आपने ख का रूप कर दिया खे, खेचर अर्थात पक्षी, खे मतलब आकाश में, चर मतलब चढ़ने वाला, चलने वाला, उड़ने वाला, गमन करने वाला, तो यहाँ विभक्ति है ही। लेकिन मुख्य रूप से आप 6 भेद देखेंगे, कौन कौन? तत्पुरुष, है ना, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव, है ना, और एक हमने देख लिया नए समास। तो मुझे लगता है कि अब आपको, है ना, समास जानने में, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कि अब देखिए, मान लीजिए आपको दे दे कोई कि जरा विग्रह कीजिए जी जलमग्न, तो आपको सोचना चाहिए जल में मग्न, जल में,
तो जलमग्न, जल में डूबा हुआ, जल में मग्न, में किसका चिन्ह है? अधिकरण कारक का। तो निश्चित रूप से यह अधिकरण तत्पुरुष हुआ या सप्तमी तत्पुरुष हुआ। नहीं तो संक्षेप में आप तत्पुरुष भी लिखेंगे तो आपको अंक मिलेगा ही, आपके उत्तर को गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी अगर वहाँ लिखता है सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष, तो लोग समझेंगे कि नहीं, इसको पूरा ज्ञान है ना, यह भेद उपभेद सबका ज्ञान रखता है। तो इस तरह से तब आपकी प्रतिभा की जांच हो जाएगी। अब देखिए, मुझे लगता है कि अब आपको समास समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप इन सबों की परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे और कुछ उदाहरण लेकर के समास विग्रह करेंगे, भेद का नाम लिखेंगे। धन्यवाद।